शुरू करते हैं अपना ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हमारा है, कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश की किन जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? बताइए, जो हमारा कर्मा नृत्य है वह उत्तर प्रदेश की किन जनजातियों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? तो वह किया जाता है खरवार और गोंड जनजातियों के द्वारा। कौन सी? खरवार और गोंड जनजातियां। और दोस्तों ये जनजातियां पाई कहां जाती हैं? तो ये जनजातियां पाई जाती हमारे हैं बलिया जिला है, देवरिया और गाजीपुर और तमाम सारे जिलों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। और यह जो कर्मा नृत्य है ये करते कब लोग हैं? तो यह होता है जब खरीफ की फसलें बोने के बाद और मानसून के समय प्रकृति की पूजा के रूप में जो है यह कर्मा नृत्य करा जाता है। दोस्तों खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से बताइए कौन सी खरीफ की फसल है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, जो खरीफ की फसलें हैं वे मुख्य रूप से मानसून यानी कि जून जुलाई मुख्य रूप से जून जुलाई के स्टार्टिंग में बोई जाती हैं और शरद ऋतु यानी कि जब सितंबर और अक्टूबर के बीच में काट ली जाती हैं। क्योंकि ये होता क्या है, इन फसलों को उच्च तापमान, अधिक नमी और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये फसलें जो है जून जुलाई के टाइम में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के टाइम में काट ली जाती हैं। अब कौन सी फसल जून जुलाई के टाइम में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के टाइम में काटी जाती है, यानी कि कौन सी खरीफ की फसलें हैं, उनका आप 2 फसलों के नाम लिखकर आप लोग कमेंट में बताइए। 2 फसलों के नाम आप लोग कमेंट में बताइए क्योंकि हो सकता है ये आपकी परीक्षा में एज इट इज प्रश्न भी आ जाए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी ये पीडीएफ है, इसके नोट्स हैं, वो कहां मिलते हैं? तो दोस्तों वो मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र ज्ञान सेतु। अगर आपको सर्च करने पर ना मिले तो इस चैनल के बायो में उसका लिंक भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है मैं दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आपको सारी पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए विंध्याचल प्रश्न नंबर 2 हमारा है, विंध्याचल नवरात्रि मेला वर्ष में 2 बार उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? दोस्तों पहला यहां से याद रखना, विंध्याचल नवरात्रि मेला जो है यह वर्ष में 2 बार लगता है। याद रखिएगा, वर्ष में 2 बार लगता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये लगता कहां पर है, कौन से जिले में? तो वो है मिर्जापुर। कौन सा जिला है? मिर्जापुर जिले में लगता है। और दोस्तों याद रखिएगा, यह मेला जो है वह मां विंध्यावासिनी धाम में लगता है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों एक चीज और इससे निकल कर आती है, जो हमारा मिर्जापुर जिला है यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने आपको बताया, गंगा नदी के किनारे। दोस्तों फैक्ट बनाइए, प्रश्न से ही आप लोग और आंसर से ही आप लोग फैक्ट्स बनाइए। यहीं से मैं डिटेल आपको क्यों बताता हूं, इसीलिए बताता हूं कि शायद हो सकता है इसी डिटेल से एज इट इज ये जो प्रश्न है इसकी तरह प्रश्न आए, लेकिन जो मैं डिटेल बताऊं शायद उसकी तरीके से आ जाए। जैसे कि आपसे पूछ ले मिर्जापुर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैंने आपको अभी बताया जो मिर्जापुर जिला है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रसिद्ध दादरी मेला जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? बताइए। जो दादरी मेला है, आपसे पूछ रहा है दादरी मेला, यह पशु मेला है और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, आपको बताना है। बताइए। इसका राइट आंसर जो है यानी कि हमारा दादरी मेला जो है वह कहां लगता है? बलिया जिले में। कौन सी जिले में? बलिया जिले में लगता है। और यह पशु मेला सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा, यानी कि तो दूसरे नंबर का है, तो पहले नंबर का कौन सा है? जो सोनपुर जिले में लगता है। सोनपुर मेले के बाद
पहले मेले का नाम सोनपुर और दूसरा हमारा जो दादरी मेला, पहले नंबर पर कौन सा है सोनपुर, दूसरा कौन सा है दादरी मेला, और ये कहां लगता है तो बलिया जिले में लगता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और ये मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा से लिया गया है। कौन सी? सिंधी भाषा से लिया गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ये कई बार परीक्षाओं में आया है, इसलिए ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है हमारे लिए। बताइए इसका राइट आंसर है हमारा मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ जो है मोहनजोदड़ो का, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों कभी अगर आपसे खोज इसकी पूछ ले कि इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। और अगर पूछ ले किसने की थी, तो आर.डी. बनर्जी थे वो, आर.डी. बनर्जी। कभी भी पूछ ले आपसे खोज किसने की, तो आर.डी. बनर्जी ने। कब हुई? 1922 में। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं और थोड़ा डिटेल में बताने जाऊं तो यहां विशाल स्नानागार मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतों में से एक हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहां से आपसे हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वह औजार बनाने के लिए कांसा तैयार करते थे, यह किन दो धातुओं का मिश्रण था? दोस्तों आपसे पूछ रहा है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार यूज करते थे, यानी कि वो काहे का बनता था? कांसा का। तो जो कांसा है वो कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनता था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। दोस्तों जो हमारा कांसा था, ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कांसा यूज करते थे वह बनता था तांबा और टिन से। काहे से बनता था? तांबा और टिन से। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज की बात की जाए तो ये हुई थी 1921 में। कब? 1921 में। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और हुई कब? 1921 में। ये पूछ लिया जाता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता में मिली कांस्य प्रतिमा है, नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा है, वह किस स्थान से प्राप्त हुई थी, आपसे पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए किस स्थान से प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। कहां से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से हुई थी। और दोस्तों यह जो अभी भी ऐतिहासिक मूर्ति है ये कहां पर रखी हुई है पता है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में अभी भी यह मूर्ति जो है यह सुरक्षित रखी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इकाना स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इसका नाम है, स्थित है, बताइए। ये जो हमारा इकाना स्टेडियम है जिसका पूरा नाम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है, वह किस शहर में स्थित है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये हमारा जो इकाना स्टेडियम है ये हमारी जो राजधानी है यानी कि लखनऊ वहां पर स्थित है। और इसमें 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और यह भारत के बड़े स्टेडियम जो है, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, उनमें से एक है। और इसकी विशेषता क्या है? ये जो भारत की आईपीएल टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि एलएसजी, इसका होम ग्राउंड है। किसका होम ग्राउंड है? एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो ध्रुव जुरैल हैं का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? दोस्तों आईपीएल में आपने इनका नाम सुना होगा कई बार। और ये जो ध्रुव जुरैल हैं यह हमारे किसी उत्तर प्रदेश के किस जिले के खिलाड़ी हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं, वो आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आगरा जिले से। दोस्तों ध्रुव जुरैल जो हैं वह आगरा जिले के रहने वाले हैं।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। भारतीय हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। किसे जाना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं अगर आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए बताइए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। रोहिलखंड के मिनी कुंभ के रूप में प्रसिद्ध ककोड़ा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है बताइए। जो हमारा ककोड़ा मेला है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है और इसी ककोड़ा मेला को मिनी कुंभ भी बोला जाता है, याद रखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बदायूं जिले में। कहां? बदायूं जिले में लगता है और गंगा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है ककोड़ा मेला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। हिंडाल्को संयंत्र मुख्य रूप से किस खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है बताइए। जो हिंडाल्को संयंत्र है यह मुख्य रूप से किस खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बॉक्साइड। दोस्तों बॉक्साइड को यह कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है और यह हिंडाल्को जो संयंत्र है, जो हिंडाल्को है यह है कहां पर? तो यह है रेडकूट में। रेडकूट में है और रेडकूट कहां है? सोनभद्र में। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये हिंडाल्को संयंत्र किस जिले में है तो याद रखिएगा सोनभद्र के एक शहर यानी कि एक जगह पर है जिसका नाम है रेडकूट। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट के भंडार और खनन के लिए प्रमुखता से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट के भंडार और खनन के रूप में जाना जाता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हमीरपुर। किसे जाना जाता है? हमीरपुर को जाना जाता है ग्रेफाइट के भंडारण के रूप में। और दोस्तों अगर भारत में कभी पूछ ले भारत में सर्वाधिक इसके भंडार जो है वह कहां पर है तो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज्यादा भंडार कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में अगर कभी पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? हमीरपुर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे वरिष्ठ पद जो डीजीपी होता है, डीजीपी का उसका यानी कि डीजीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। और ये पुलिस का सबसे वरिष्ठ पद होता है डीजीपी, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। ये होता है पुलिस का सबसे वरिष्ठ पद, याद रखिएगा। और एक और बात, जो डीजीपी हैं हमारे वर्तमान में डीजीपी कौन है तो वो है राजीव कृष्ण। कौन है? राजीव कृष्ण है हमारे वर्तमान में डीजीपी और ये 1991 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। पुलिस विभाग में राजपत्रित अधिकारी जो गैजेटेड ऑफिसर होता है का सबसे छोटा पद कौन सा होता है बताइए। सबसे छोटा पद कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है हमारा क्षेत्राधिकारी यानी कि सीओ या डीएसपी। सबसे छोटा अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारियों में से सबसे छोटा पद कौन सा होता है? सीओ का होता है या डीजीपी का होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष शाखा जिसे पैक बोलते हैं का पूर्ण रूप क्या है बताइए, का फुल फॉर्म क्या है बताइए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16।
लखनऊ में स्थापित उत्तर प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन जो है, पीएसी बटालियन का नाम किस महान वीरांगना के नाम पर रखा गया है? बताइए, किस महान वीरांगना के नाम पर रखा गया है? तो वह रखा गया है उदा देवी के नाम पर। दोस्तों, उदा देवी कौन थी? उदा देवी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक महान वीरांगना थी और इन्होंने लखनऊ, जो सिकंदराबाद है लखनऊ में, वहां पर अंग्रेजों से डट कर मुकाबला किया था। दोस्तों, ये है उदा देवी के नाम पर पीएससी जो लखनऊ में है। एक है बदायूं में, बदायूं में है, वह किसके नाम पर है? तो वह है रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई के नाम पर है। दूसरी जो है, और एक है गोरखपुर में, वह किसके नाम पर है? तो वह है झलकारी बाई के नाम पर, झलकारी बाई बटालियन के नाम से है। दोस्तों, ये बदायूं जो है वो रानी अवंतीबाई बटालियन के नाम से है, गोरखपुर में जो है वो झलकारी बाई बटालियन के नाम से, और जो लखनऊ में है पीएससी, वह किसके नाम पर है? उदा देवी के नाम पर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न इससे आ सकता है आपकी परीक्षा में। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश के नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर क्या है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो टोल फ्री होता है वो कौन सा नंबर होता है? तो वो होता है 1076। कौन सा होता है? 1076 होता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, जो मातृभूमि योजना है उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विकास कार्यों में आम नागरिकों यानी कि प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जो विकास कार्य है उनमें नागरिकों की, जो आम नागरिक हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना जो हमारी मातृभूमि योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प का मुख्य संकल्प निम्नलिखित में से किससे है? बताइए। सड़कों के चौड़ीकरण से है, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से है, या गंगा नदी की सफाई से है, या पुलिस स्टेशनों के सौंदर्यीकरण से है, सौंदर्यीकरण से है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से है, जो हमारा ऑपरेशन कायाकल्प है उसका मुख्य उद्देश्य या उसका संबंध। चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं? बताइए, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं वो वर्तमान में कार्यरत हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 विश्वविद्यालय। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है वह 6 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें पहला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी रायबरेली में है, रानी लक्ष्मी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्वविद्यालय से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ सकता है, आने के चांसेस हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों और जिलों में विभाजित किया गया है? आपसे पूछ रहा है कि कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और कितने जिले हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 18 मंडल और 75 जिले। कितने हैं? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और 75 जिले हैं। चलिए, और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे बड़ा मंडल जो है वो कौन सा है? तो कानपुर। कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ, ये सबसे बड़े मंडल हैं। और सबसे छोटे अगर मंडल की बात करें तो है मिर्जापुर। दोस्तों, कानपुर और लखनऊ में
छह जिले हैं। और ये जो मिर्जापुर है इसमें कितने, तीन जिले हैं। मिर्जापुर है और सहारनपुर है, आजमगढ़ है, इसमें तीन शहर हैं, तीन जिले हैं। और जो हमारा कानपुर, लखनऊ और मेरठ अगर बोल दूं मैं तो इसमें कितने जिले हैं, छह जिले हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से एक प्रश्न भी आ सकता है आपकी परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। उत्तर प्रदेश की राजधानी को पूर्ण रूप से इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ कब स्थानांतरित किया गया है, बताइए। इलाहाबाद का नाम क्या है, तो प्रयागराज है। इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण किया गया, लेकिन कब, वो आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी को पूर्ण रूप से 1935 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से हटाकर लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। और अगर मैं बात करूं 1921 में, सॉरी 1921 में, तो 1921 में जो है इलाहाबाद से लखनऊ आंशिक रूप से प्रशासनिक परिषद के लिए किया गया था, लेकिन इसको जो है पूर्ण रूप से कब किया गया, तो 1935 में। कब किया गया, 1935 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश कब किया गया था, बताइए। संयुक्त प्रांत का नाम जो है बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश कब किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और ये जो है 24 जनवरी को इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान और नगर निगम के मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है, जबकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। दोस्तों जो हमारी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं ये भारत निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन ग्राम प्रधान और नगर निगम के मेयर का चुनाव जो है वह कौन सी संस्था कराती है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों यह है राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। किसकी है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि ग्राम प्रधान और नगर निगम के मेयर का चुनाव कराए। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 1956 मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह किस मॉडल पर आधारित थी जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। और दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह कृषि क्षेत्र का विकास करना था, क्योंकि आजादी के बाद देश जो है खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि क्षेत्र में, कौन से, कृषि क्षेत्र में विकास का मुख्य उद्देश्य इसका था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, बताइए। प्रसिद्ध नारा जो गरीबी हटाओ नारा है यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो वह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी, 5वीं। और ये हुई कब, 1974 से 1978 के बीच में। कब, 1974 से 1978 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और गरीबी उन्मूलन के रूप में लागू भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। मुजरा नृत्य की जड़ें भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं जिसमें भाव और थिरकन की प्रधानता होती है, बताइए। भाव और थिरकन की प्रधानता होती है। मुजरा की जड़ें जो हैं वह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो वह है कथक से जुड़ी हुई। किससे, कथक से। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह भारत में मुगल काल के दौरान हुई थी। और दोस्तों परंपरागत रूप से यह महफिलों और
कोठों पर उच्च वर्ग के दर्शकों के लिए मनोरंजन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है ये आपकी परीक्षा में आए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना है कि यह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, जो स्वयं एक महान कलाकार थे, अपने कथक और ठुमकी के प्रदर्शन के लिए किस उपनाम का प्रयोग करते थे? बताइए। जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके बारे में पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों, वह उपनाम से जाने जाते थे अख्तर पिया। कौन से नाम से? अख्तर पिया के नाम से जाने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, इसका मतलब है जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो वह है सत्यमेव जयते। और यह किस उपनिषद से लिया गया है, यह प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? दोस्तों 4 वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, फिर है वैश्य, फिर है शूद्र। ये 4 वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है, तो वह कौन से मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। तो कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। 10वां मंडल में जो 4 वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, और मंडल कितने हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नहर प्रणाली कौन सी है, जो बनवसा नेपाल सीमा से निकलती है? बताइए। बनवसा यानी कि नेपाल सीमा से निकलती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो नहर प्रणाली है वह कौन सी है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शारदा नहर। शारदा कैनाल है हमारी जो महत्वपूर्ण नहर प्रणाली है, वह कौन सी है? शारदा नहर या शारदा कैनाल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33। प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जिन्हें उन्होंने 1944 में अहमदनगर किले की जेल में कारावास के दौरान लिखा था? ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत की खोज, ये कहां लिखी गई? अहमदनगर किले की जेल में। और ये लिखी किसने है? तो यह लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू में। कब लिखी? 1944 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह भारत के किस तट यानी कि बंदरगाह पर पहली बार पहुंचा था? ये तो आपको पता चल गया 1498 में। किस बंदरगाह पर पहुंचा था यह आपको बताना है, बताइए। तो दोस्तों 1498, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहां पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित बेलन घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों चरणों के साक्ष्य एक साथ प्राप्त हुए हैं? बताइए। वह बेलन घाटी जो है वह किस जिले में पड़ती है, आपको बताना है, बताइए। तो दोस्तों वह पड़ती है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में पड़ती है बेलन घाटी। वहां से मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद की राजधानी जो है वह कौशाम्बी थी, जो वर्तमान प्रयागराज के पास स्थित है? बताइए कौन से महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों महाजनपद कितने हैं? तो 16 हैं, याद रखिएगा। और कौन से महाजनपद की राजधानी जो है वो कौशाम्बी थी, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वत्स। कौन से महाजनपद की? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में प्रयागराज के पास स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। वैदिक काल में ब्रह्म ऋषि देश
के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है, किन दो नदियों के बीच के उपजाऊ मैदान को कहा जाता था? बताइए। ब्रह्मऋषि देश के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र जो था वर्तमान में अब कहां है? उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में। किन दो नदियों के बीच में उपजाऊ मैदान को कहा जाता था? बताइए। तो दोस्तों वह कहा जाता था गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को, उपजाऊ क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मऋषि देश। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए कितने या कौन से वर्ष तक? तो वह रखा है 2029 से 30 तक। यह लक्ष्य रखा है 2029 से 30 तक कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो राज्य व्यवस्था है यानी अर्थव्यवस्था है वह $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है 2029 से 30 तक। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में संचालित या निर्माणाधीन हैं, जिससे यह देश में सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाता है? कितने एयरपोर्ट हैं अभी संचालित या निर्माणाधीन? तो वो हैं 5। कितने हैं? 5। पहला कौन सा है? लखनऊ, फिर है वाराणसी, और उसके बाद है कुशीनगर, और उसके बाद अयोध्या, और एक और है नोएडा। कौन सा है? नोएडा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई पिंक बूथ सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। पिंक बूथ सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, महिला शिकायतों का एक सुरक्षित और सुलभ स्थान पर निस्तारण करना पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर उनकी सारी शिकायतों का सुरक्षित और सुलभ स्थान यानी कि सुरक्षित और सुलभ तरीके से निस्तारण किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41। प्रदेश की महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना का मुख्य फोकस किस पर है? बताइए। महिला सामर्थ्य योजना का मुख्य फोकस है महिला स्वयं सहायक समूहों को मजबूत। गांव में चलते हैं महिला स्वयं सहायक समूह, और ये जो महिला सामर्थ्य योजना है इसका मुख्य फोकस इसी पर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सरकारी सेवाओं को जनता तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए किस एकीकृत पोर्टल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सभी जो हमारी डिजिटल माध्यम से सभी सेवाएं हैं यह उत्तर प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचे, वो उसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। कौन सा? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए उपयोग होने वाले ओटीपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, जिसे कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए? दोस्तों ओटीपी बिना जाने ऐसे किसी को नहीं बताना चाहिए, और यह ओटीपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, इन प्रश्नों के नोट्स चाहिए, तो वो मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल जो है उसका लिंक हमारे बायो में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप सब्सक्राइब करेंगे, वहीं सारे पीडीएफ और कुछ नोट्स या नोटिफिकेशन होती हैं वहीं आपको दी जाती हैं। बताइए जो हमारा ओटीपी है उसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है वन टाइम पासवर्ड। क्या है? वन टाइम पासवर्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों और कट्टरपंथ को रोकने के लिए एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का नया और आधुनिक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर किस संवेदनशील स्थान पर बनाया गया है या स्थापित किया गया है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, देवबंद सहारनपुर में। कहां? देवबंद सहारनपुर में एटीएस का आधुनिक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। शेरशाह सूरी ने दूरी मापने के लिए सड़क के किनारे कोस मीनारें बनवाई थी। आज के आधुनिक मापन के अनुसार एक कोस लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक कोस कितने किलोमीटर के बराबर होता है आपसे पूछ रहा है, बताइए।
तो दोस्तों एक कोस जो है वो 3.2 किलोमीटर का होता है। कितने? 3.2 किलोमीटर का एक कोस माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46। 1916 में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर था, जहां से इस आंदोलन को पूरे संयुक्त प्रांत में गति मिली? बताइए कौन सा जो एनी बेसेंट थी 2016 में उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का जो मुख्य शहर था वह कौन सा था? आपको पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो दोस्तों वह था हमारा प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद। कहां से हुआ था? प्रयागराज और या इलाहाबाद से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहां से एक प्रश्न तो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। बताइए जो हमारा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां है? लखीमपुर खीरी में। उसका नाम क्या है? तो वह है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। और जो लखीमपुर है ये नेपाल से सीमा साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में